सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 25 करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं क्लास नंबर 24 कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। ये सीरीज आपके लिए देखनी बेहद जरूरी है HSSC 2026 के लिए, क्योंकि ये सीरीज अगर आप देख लेंगे तो भाई इंडिया जीके के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना 15 मार्क्स के, वो आपके यहाँ से जो है सारे कवर हो जाएंगे। इसीलिए पूरी सीरीज को आपको देखना बेहद जरूरी है और वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सारी बातें जो है वीडियो के एंड में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अमेजन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र दिया गया है, गंगा दिया गया है या फिर कांगो दिया गया है। तो निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी होता है, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेजन नदी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमेजन और कांगो नदी के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। ये बाहर की नदियां हैं, विश्व की नदियां हैं। हम इन दो नदियों पर बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र और गंगा, क्योंकि ये जो है हमारे भारत के अंदर नदियां हैं और इन्हीं से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गंगा की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। गंगा का अगर आपसे उद्गम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है मेरे भाई। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये कहां पर पड़ता है, यूके के अंदर पड़ता है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर अंतर्गत पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, जब इसका उद्गम होता है ना गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का जब उद्गम होता है, यहां पर इसको गंगा नाम नहीं पुकारा जाता मेरे भाई। यहां पर जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, भागीरथी नाम के नाम से जो है पुकारा जाता है मेरे भाई। ठीक है, भागीरथी के नाम से जो है इसको यहां पर पुकारा जाता है। उसके बाद ये आगे चलती है और आगे चलने के बाद एक लोकेशन आती है, एक स्थान आता है जिसका नाम है देवप्रयाग मेरे भाई। ठीक है, देवप्रयाग में दो नदी मिल जाती है। दो नदी कौन कौन सी मिलती है, एक तो अलकनंदा मिलती है मेरे भाई। ठीक है, अलकनंदा। और दूसरी नदी इसके अंदर कौन सी मिलती है, तो दूसरी नदी इसके अंदर अंतर्गत जो है भागीरथी मिल जाती है मेरे भाई। ठीक है, भागीरथी मिल जाती है और ये दोनों मिलकर जो है किस नदी का निर्माण करते हैं, तो ये दोनों नदी जो है मिलकर निर्माण करते हैं गंगा नदी का। उसके बाद जो है ये गंगा नदी चलती है और आगे चल के क्या आ जाता है, आगे चलकर हमारा जो है पश्चिम बंगाल आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाता है और पश्चिम बंगाल का एक जो है फरक्का बैराज, ठीक है, आपने नाम सुना होगा फरक्का बैराज का। तो फरक्का बैराज ही वो लोकेशन है जहां से ये भारत से बाहर चली जाती है। कहां पर चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर जो है ये यहां पर चली जाती है मेरे भाई। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है और बांग्लादेश में जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में जो है मेरे भाई इसको पद्मा के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम कहां पर चलेंगे, इसके बाद हम मेन चीज पर चलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, इतने फैक्ट्स आप जरूर याद रखेंगे गंगा नदी के बारे में और इसकी लंबाई भी याद रखना भाई। ठीक है, 25-25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई हो जाएगी। और लंबाई के मामले में अगर पूछे ना, आपसे अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप गंगा ही बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना क्वेश्चन में बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गंगा नदी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, मानसरोवर झील, इसके पास से जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से ये निकलती है और यहां पर इसको जो है मतलब कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र नाम तो इसका एंड में जाके मिलेगा। ठीक है, जो हम जानते हैं इसका जो उद्गम है ना, उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील के पास से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से होता है। यहां पर इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहां पर इसको जो है सांगपो के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पर इसको सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये कहां पर जाती है, उसके बाद जो है ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है मेरे भाई। ठीक है, बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में जो है क्या बोला, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को ना, तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, कोई बता सकता है। तो बांग्लादेश में अगर आपसे नाम पूछे, बांग्लादेश में अगर आपसे नाम पूछे तो इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद जो है ये यू टर्न लेते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये प्रवेश करती है मेरे भाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आई बात यहां तक समझ में। तो ये भारत में कहां से प्रवेश करती है, भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के नाम से प्रवेश करती है और यहां पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है, दिहांग के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई। ठीक है,
यहां पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है? दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। फिर ये आगे चलती है और आगे चलकर भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? असम के राज्य में प्रवेश करती है। और असम में जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता है? असम में जो है इसको मेरे भाई माफ कीजिएगा, आगे असम में जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता है? असम में जो है जाकर इसका नाम मेन वही नाम पड़ जाता है जो अभी तक हम देख रहे थे मेरे भाई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है इसका नाम पड़ जाता है। ये दोनों जो है नदियों की कहानी इतनी आपको याद रखनी है। और यकीन मानिएगा यहीं से जो है ना जाने कितनी बार जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है और यहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये चीज और आप याद रखना, अगर आपसे पूछे ना भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे भाई गंगा नदी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत में जो है आयतन के हिसाब से, भारत में आयतन के हिसाब से, आयतन मतलब अभी बताता हूं उनको, आयतन के हिसाब से तो वहां पर चेंज हो जाएगा आंसर, वहां पर आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र जो है इसका नाम बताएंगे। अब दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। आयतन के हिसाब से का क्या मतलब है? यानी कि उस नदी में पानी की मात्रा कितनी है, पानी के मात्रा के हिसाब से पूछेगा तो आप आंसर ब्रह्मपुत्र बताएंगे। और नॉर्मल अगर आपसे लंबाई पूछेगा तो कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आप यहां पर गंगा बताएंगे मेरे भाई। यहां तक आई होप जो है सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद जो है यहां तक सारी चीजें क्लियर है ब्रह्मपुत्र और गंगा के बारे में। उसके बाद जो दो ऑप्शन बच गए हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अमेजन जो है ये किस पर्पज से सबसे बड़ी नदी है? तो ये भी आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है मेरे भाई, ठीक है। आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से यानी कि पानी की मात्रा, पानी की मात्रा के हिसाब से जो है ये सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई बताइए ये जो अमेजन नदी है कहां पर बहती है, तो ये दक्षिण अमेरिका में नदी बहती है मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो है ये नदी बहती है। और जो है दक्षिण अमेरिका में ये नदी बहती है। और इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? इसकी जो है और तो क्या याद रखेंगे इसके बारे में, इतना ही फिलहाल याद रखो, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ये अमेजन नदी बहती है आयतन के हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ये तो आयतन के हिसाब से लंबी नदी होगी ना। अगर आपसे पूछ ले भाई विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपका क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा सबसे लंबी नदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर जो है नील नदी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, नील नदी हो जाएगी। और ये नदी कहां पर है? ये नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे तो और कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, यहां पे कुछ बचा है क्या? ठीक है, यहां तक सारी चीजें मैंने बता दी हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। ये सारे पढ़ लेना भाई, अमेजन नदी के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अपवाह तंत्र के बारे में, अच्छा एक चीज और रहेगी यहाँ पे, कांगो नदी के बारे में मेन चीज रहेगी भाई। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है भाई, ये बात याद रखना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ठीक है। ये आप याद रखना भाई, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहां से आपको क्या पता चला? आयतन के हिसाब से यानी कि पानी की मात्रा के हिसाब से अमेजन नदी पहले नंबर पर है। अगर आपसे ये पूछ ले बताइए आयतन पानी की मात्रा के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कांगो का नाम लेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा से मेरे को एक और चीज याद आ गई है, भूमध्य रेखा से आपके माइंड में आना चाहिए जो है कर्क रेखा याद आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा ये हमारा जो है पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। यहां से कर्क रेखा जाती है, यहां से बीच से जो है आपकी भूमध्य रेखा जाती है और यहां से जो है कर्क रेखा जाती है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा बना होगा, कोई बात नहीं, बस समझने के लिए आप याद रखना ये कर्क रेखा है। ये जो है क्या कौन सी रेखा हो जाएगी? ये जो है भूमध्य हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, भूमध्य हो जाएगी, जिसको जीरो इक्वेटर बोलते हैं, ठीक, ठीक है। ये आपकी जो है कर्क रेखा हो जाएगी।
ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, यानी कि ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। अगर आपसे पूछे भारत जो है किस जो है कौन से ध्रुव के अंदर है, तो आप सीधा बताएंगे भारत जो है उत्तर ध्रुव के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जो है भारत की लोकेशन है, इसका जो है दक्षिणी हिस्सा कर्क रेखा को टच करता है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताइए कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे 8 राज्य हैं भारत के। ठीक है, 8 राज्य हैं भारत के कर्क रेखा पर मेरे भाई। ठीक है, कर्क रेखा पर मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब 8 राज्य कौन से हैं वो भी आपको जरूर याद रखना है। मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन में पूछता है निम्नलिखित में से बताइए कर्क रेखा पर भारत का कौन सा राज्य है, ऐसे नहीं बता पाएंगे। 8 के 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने भी कहीं से कॉपी की है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज अच्छी आपको कहीं से कॉपी करनी पड़ रही है तो कोई इसमें कोई घाटा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आप भी ये याद रखना। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, मगरमच्छ झपटा, शायद आपने पढ़ी भी हो कहीं पर। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, मगरमच्छ झपटा, इसकी जो है ट्रिक हो जाएगी। अब इसका जो है डिकोड करते हैं। मगरमच्छ झपटा को यहां पे लिख देते हैं मैं गे रे आएगा ना, 1 सेकेंड, मैं गे रे, मगरमच्छ आएगा ना, मच्छ, आगे क्या आएगा, छपटा, जय पे टा। अब देखते हैं मैं से क्या बनेगा, मैं से बनेगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बनेगा। गै से क्या बनेगा, गै से गुजरात बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, गै से गुजरात बन जाएगा। रै से क्या बनेगा, राजस्थान बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और 6 से क्या बन जाएगा, 6 से छत्तीसगढ़ बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छा 2 आगे ना यहाँ पे, मगरमच्छ आएगा ना, ये मैं अलग आएगा भाई। ठीक है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, मगरमच्छ आएगा। ठीक है, मगरमच्छ मैं अलग आएगा और च और छ ज लगाएगा। ठीक है, इस मैं का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मिजोरम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। और इसका मतलब च छ का क्या हो जाएगा, इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे झारखंड हो जाएगा। पै से क्या हो जाएगा, पै से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और टा से क्या हो जाएगा, टा से हो जाएगा त्रिपुरा मेरे भाई। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन से आप देख लो 10 क्वेश्चन मैंने नहीं बना दिए। अब बताओ एग्जामिनर कहां से जाएगा, यहां से जा सकता है हमें पार करके, नहीं जा सकता भाई। यही एक तरीका है जो आप सिलेक्शन ले सकते हो। एचएसएससी की बात नहीं कर रहा, इवन आप एसएससी की भी बात कर रहे हैं या फिर रेलवे की बात कर रहे हैं, इवन आप पीसीएस की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपको जो है डिटेल से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक हाई बात समझ में, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सारी पढ़ लेना। देखो गंगा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, कांगो के बारे में लिखा गया है, नोट यहाँ पे देखो। अच्छा ये चीज़ मैं बतानी भूल गया भाई, देखो ये चीज़ मैंने बताई थी ना, ऊपर क्या बताई थी, कांगो नदी के बारे में बताया था। कांगो नदी के बारे में क्या बताया था, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है मेरे भाई। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही हमारी एक नदी है, भारत की नदी है, जिसका नाम है माही नदी। ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऊपर मैंने कर्क रेखा का जिक्र किया था ना, जिसके ऊपर 8 राज्य हमारे पड़ते हैं, तो माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसका उद्गम जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत धार जिले से जो है इसका उद्गम होता है मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत बोला गया है मेरे भाई, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो कौन सी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, नील नदी के बारे में ऊपर बात करके आए हैं। तो सबसे लंबी नदी है वो नीली नदी है, और इसको जो है मिस्र का उपहार कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हडसन नदी हो जाएगा। हडसन नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नहीं बहती है, तो ये कहां पर बहती है, ये यूएसए के अंदर बहती है, यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका के अंतर्गत जो है ये नदी बहती है मेरे भाई। ठीक है, और ये नदी अपना जल कहां पर गिराती है, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में ये अपना जल गिराती है। बाकी यहां से आप पढ़ सकते हैं, हडसन नदी के बारे में यहां से पढ़ लेना। और अच्छा बाकी सारा नहीं लिखा गया क्या, कोई बात नहीं,
ठीक है। बाकी भाई जो है बाकी देख लेंगे हम बाद में, धीरे धीरे करके देख लेंगे। अभी जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत बोला गया किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो किस देश की सीमा जो है भाई बांग्लादेश से मिलती है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो अदर अदर स्टेट से जो है बाउंड्री शेयर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भारत की जो सतलीय सीमा है कितने देशों से लगती है, 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। ये आपको याद रखना है। भारत के कितने पड़ोसी देश है, 7 है भाई। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश के जो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है ना वो सबसे बड़ी भारत की शेयर करता है। और कितने किलोमीटर बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है भारत मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, चीन के साथ कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर हम इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तीसरी बात करूं तो ये खुराफाती है, बहुत ही चहल पहल करता रहता है। ठीक है, इसके साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, 3323 किलोमीटर जो है इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद हम नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। और इसके साथ हम कितनी करते हैं, 1751 के आसपास जो है किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं मेरे भाई। इसके बाद म्यांमार आ जाएगा, जिसका पुराना नाम क्या होता था, बर्मा होता था, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, 1643 किलोमीटर भाई। ठीक है, 1643 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान के साथ कितनी किलोमीटर लगती है, 699 किलोमीटर लगती है। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, AFG। ठीक है, AFG से समझ लेना अफगानिस्तान। और सबसे छोटी सीमा जो है हम इसी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर की बाउंड्री जो है हम इसके साथ शेयर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बांग्लादेश से मिलती है। किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, ऑप्शन नंबर, पता है किसका, किसी को क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिखा भी होगा, आइए देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यह सीमा बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से चंटगांव मंडल के पास स्थित है। भारत और म्यांमार ही ऐसे देश हैं जिनकी थल सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है मेरे भाई। ठीक है, ये या बाकी जो है मैंने लिख दिया है, भारत की लंबाई जो है किस किस के साथ लगती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और ये और याद रखना, भारत की जो थल सीमा है ना, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, ठीक है, तिब्बत, नेपाल और भूटान, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है मेरे भाई। इसके अलावा दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बता दिया ना, ए हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो सब पूरे विश्व में जो है सर्वाधिक उत्पादित यानी उगाए जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहां पर गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, यहां पे देख लेते हैं, गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसे विश्व का धान्य भी कहा जाता है। यद्यपि उत्पादन के कुल वजन में गन्ना अधिक हो सकता है, लेकिन मानव आहार में खाद्यान्न के रूप में गेहूं का स्थान सर्वोपरि है। यह विश्व के शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में जो है व्यापक रूप से जो है उगाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पर जो है और भी ऑप्शन दिए गए हैं। कॉफी किस प्रकार की फसल है, ये एक पेय पदार्थ है। ठीक है, ये एक पेय पदार्थ फसल है। ठीक है, ये कैसी फसल है, पेय पदार्थ जो है ये फसल हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चाय की बात करूं तो चाय भी एक पेय पदार्थ फसल है। ठीक है, पेय पदार्थ फसल हो जाएगी। गन्ने की बात करूं तो गन्ना कैसा हो जाएगा, गन्ना एक नगदी फसल हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, नगदी कह लो या फिर व्यापारिक फसल कह लो, व्यापारिक मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। वहीं अगर गन्ने की बात करें, माफ कीजिएगा, गेहूं की अगर बात करेंगे ना, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे पूछे तो भारत की सर्वाधिक गेहूं उत्पादित राज्य तो आप बताएंगे यूपी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर भाई पर हेक्टेयर आपसे पूछे, ठीक है, पर हेक्टेयर अगर आपसे पूछे ना, तो आप किसका नाम लेंगे? आप पंजाब का नाम लेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें इसी कॉन्टेस्ट में, तो हरियाणा का आपको पता है भाई, हरियाणा को जो है गेहूं का कटोरा किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये यहां से थोड़ा सा करेक्ट कर लेना भाई। हरियाणा के अगर गेहूं पूछे ना, एक सेकेंड, मैंने गलत बता दिया, वहाँ पे गेहूं का नाम ना चेंज है भाई, ठीक है। मैंने धान का बता दिया। अगर हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे पूछे गेहूं का कटोरा, तो आप क्या बताएंगे? तो आप सिरसा बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में धान का कटोरा किसे को बोला जाता है, तो आप धान का कटोरा किसको बोलेंगे? करनाल को बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया चिली की चिकवी माटा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिली की ये जो खाने हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा, यानी कि तांबा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में देखिए, ये जो डाटा होता है ना, ये हर साल आता है, अपडेटेड डाटा आता है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का डाटा है, आपको अपडेटेड डाटा भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मिनरल्स करके एक डाटा आता है, ठीक है। भारत का भी डाटा आता है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमारे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में इतना नहीं पूछता है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन आया है, हम देख लेते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन के अनुसार जो है दक्षिण अमेरिका का देश चिली है, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो चिली है ये किस कॉन्टिनेंट का है? दक्षिण अमेरिका का ये देश है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक जो है इसको माना जाता है। चिकवी माटा खान, बस आपको इतना याद रखना है। स्टैटिक जीके से आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है, बताइए ये जो चिकविक माटा जो खान है ये किस कॉन्टिनेंट या फिर किस देश के अंतर्गत आती है? तो आप बताएंगे ये जो है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आती है मेरे भाई, ठीक है। विश्व की तांबा राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी तांबा की खानों में से एक है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत बोला गया है कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो अगर आपको भारत से तिब्बत जाना है और बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए अगर आपको जाना हो, तो आप वो कहां से जा सकते हैं? भारत चीन सीमा के अंतर्गत जा सकते हैं ना भाई, नहीं जा सकते। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा नहीं जा सकते। भारत म्यांमार सीमा ये भी नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारत नेपाल सीमा है ना, यही वो रास्ता है जो बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा पार किए जो है आप भारत से तिब्बत जा सकते हो। कैसे जा सकते हो आइए डिटेल से आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, भारत और नेपाल के बीच एक खुली सीमा संधि है। खुली सीमा संधि का यह मतलब है भाई जहां आपको जो है कड़े जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना, जैसे कि अगर आपको भारत से चाइना के अंदर जाना है तो कड़े रूल रेगुलेशन वहां पर फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन नेपाल और भारत के बीच में ऐसी कोई सीमा रेखा या फिर बाउंड्री नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। इसको खुली सीमा बोलते हैं, ठीक है। जिसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहां आने जाते समय पासपोर्ट या वीजा की अनिवार्यता नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। पहली बात ये हो गई। चूंकि नेपाल की उत्तरी सीमा सीधे तिब्बत चीन को स्वायत्त क्षेत्र से लगती है, इसीलिए ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से कई यात्री जो है तीर्थ यात्री जो होते हैं ना, जो कैलाश मानसरोवर के यात्रा करते हैं, वो नेपाल के रास्ते से बिना किसी तीसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बाधा के जो है यहाँ की यात्रा करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तिब्बत के निकट पहुंच सकते हैं। हालांकि तिब्बत में प्रवेश के लिए चीन के नियमों का पालन करना होता है, वह भारत से नेपाल जाने के लिए किसी कठोर सीमा प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ इतना सा जरूर आप याद रखना, भारत और नेपाल के बीच में कोई जो है टाइट बाउंड्री लाइन नहीं है। यहां से आप जो है डायरेक्ट बिना किसी वीजा के जो है अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में क्या बोला गया? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यहां पर मैं दोनों लिख देता हूं भारत के बारे में, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी लिख देता हूं, अक्षांशीय, और यहां पे लिख देता हूं देशांतर, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर अक्षांश अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये आप बताएंगे। और यहां से पूर्व से कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी देशांतर।
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम चलते हैं देशांतरीय विस्तार के ऊपर। तो देशांतरीय विस्तार की बात करूँ तो ये कहाँ से हो जाएगा, तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा मेरे भाई, अच्छा ये देशांतरी बता दिया गया, मैंने उल्टा कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देशांतर आएगा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देशांतरीय विस्तार आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अक्षांशीय आएगा। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तर अक्षांश आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। भारत का उत्तरी और भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है दोनों आप यहां से याद रखेंगे। अब क्या पूछा गया, भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा है, तो देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 68 से 97 देख लो, 68 से 97 यही हो जाएगा, ठीक है। 67 नहीं होगा, 67 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आइए थोड़ा सा और स्टैटिक डाटा देख लेते हैं, ये यहाँ पे लिख भी दिया गया है। भारत पूरी तरह से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है भारत। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ये ऐसे जो है काउंट करके बता रहा है, यानी कि ये भारत का जो है उत्तरी मतलब उत्तरी पॉइंट है और ये भारत का जो है दक्षिणी पॉइंट है। यहां से यहां तक बीच में जो है कितनी किलोमीटर की दूरी है, 3214 किलोमीटर की दूरी है मेरे भाई, ठीक है, 3214 किलोमीटर की ये दूरी है मेरे भाई, ठीक है। अगर ये पूर्व से पश्चिम काउंट करें तो ये भी लिखा होगा, ये देखो पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है, यानी कि ये जो दूरी कितनी है, ये दूरी है भाई 2933 किलोमीटर ये दूरी है। दोनों याद रखनी है, दोनों बहुत बार पूछी गई है। इन दोनों विस्तारों के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्थानीय जो समय है उसके 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे करक रेखा के बारे में भी दिया गया है। करक रेखा जो कि हम पहले क्वेश्चन में देख के आए थे, करक रेखा के ऊपर जो है भारत के कितने राज्य पड़ते हैं, 8 राज्य पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। करक रेखा के ऊपर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोला जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है करक रेखा मेरे भाई, ठीक है। मानक मध्याह्न रेखा की बात करूं यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की बात करूं तो वो कौन सा है भारत का, 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के समय को भारत का मानक समय जो है समय माना जाता है। और 5 राज्य जो है इस लाइन पर है भारत के, ठीक है, 5 राज्य है। भारत की जो समय रेखा है ना उस पर भारत के कितने राज्य है, 5 राज्य जो है अवस्थित हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो कौन सा भारत राज्य है, ऊपर मैं आपको बता के आया हूं भारत के कितने राज्य हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं, 7 राज्य जो है शेयर करते हैं। और जो है इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है भारत में, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और जो सिक्किम हो गया, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करता है मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम के बारे में भारत का एक ऐसा अद्वितीय राज्य है, ठीक है, जिसकी सीमाएं 3 देशों, पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चाइना, तिब्बत और पूर्व में भूटान से जो है लगती है मेरे भाई। इसके अलावा दक्षिण में यह केवल एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से जो है सिक्किम का यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिक्किम ही वो राज्य है जहां पर चाइना अपना जो है दबदबा बनाना चाहता है मेरे भाई, ठीक है। तो सिक्किम की लोकेशन काफी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सिक्किम जो है कितने इंटरनेशनल देशों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। 3 देश है, ठीक है, 3 देश हैं। कौन कौन से 3 जो है इंटरनेशनल देश है, पश्चिम में तो ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर में ये जो है उत्तर और उत्तर पूर्व में ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है और पूर्व में जो है ये भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 3 इंटरनेशनल देशों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला हमारा एकमात्र राज्य है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम सिक्किम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी, अगरतला हो जाएगी। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, आइजोल हो जाएगी। आई होप आपको कैपिटल्स पता होंगी, ठीक है। असम की क्या हो जाएगी, असम की दिसपुर हो जाएगी।
ठीक है, चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत बोला गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। भारत का जो है उत्तरी पॉइंट कौन सा होता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहीं से बता देता हूँ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा कोल, यानी कि इंदिरा हाँ इंदिरा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ना, इंदिरा इंदिरा कोल हो जाएगा, सॉरी इंदिरा कोल हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, इंदिरा कोल होएगा। ठीक है, इंदिरा कोल हो जाएगा। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी में जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास जो है स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 37 डिग्री 6 उत्तर है, जो भारत की उत्तरी सीमा का अंतिम छोर निर्धारित करता है। अभी हम देख के आए थे ना अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, वहां पे लिखा था ना 37 डिग्री 6, यही वो पॉइंट है जो है भारत की अंतिम सीमा को निर्धारित करता है मेरे भाई। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे देखो, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, अभी हम देख के आए थे ना अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, तो यहां से आपको एक ही चीज में दोनों चीज मिल गई मेरे भाई। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है क्या हो जाएगा, 8 डिग्री पॉइंट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं मेरे भाई। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं। किबूथी की बात करूं तो किबूथू क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ पे सर क्रीक की बात करूं तो सर क्रीक यहाँ पे दिया गया है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये इसको माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, सारे पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे बता दिए। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। दोबारा से बताऊं क्या, आई होप दोबारा से ना बताना पड़े, फिर भी आप यहां से पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में आप सभी जानते हैं 4096 किलोमीटर की जो है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगता है, जिसकी लंबाई लगभग 2217 किलोमीटर है। यह राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता के कारण जो है सामरिक दृष्टि से अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। तो सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है सैडल पीक अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना, सैडल पीक जो है ना, सैडल पीक ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी मेरे भाई। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उत्तरी अंडमान में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान यहां पे लिखा गया है, तो दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आया समझ में। उत्तरी अंडमान के बारे में आप जान चुके हैं, सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद दक्षिणी अंडमान की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार भी लिखा गया है, तो यहां से आप क्या याद रख सकते हैं, जो ये ग्रेट निकोबार है ना, सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, जहां माउंट थुलियर स्थित है। ठीक है, माउंट थुलियर यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, थुलियर, माउंट थुलियर आपसे पूछे तो कहां पर अवस्थित है, ग्रेट निकोबार के अंदर अवस्थित है। और जो है जो निकोबार है ना द्वीप समूह, ये सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप समूह है, ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है भाई। ठीक है, 10 डिग्री चैनल करता है। ऊपर मैंने 8 बताया है क्या, ऊपर मैंने कहीं बताया था ना, 8 डिग्री बता दिया क्या मैंने,
ऊपर मैंने 8 डिग्री बता दिया, 8 डिग्री चैनल किसको जो है सेपरेट करता है। तो ये 10 डिग्री आया, या याद रखना अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल जो है ये करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसको करता है, चलिए ये भी लिख देता हूं, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको करता है, लक्षद्वीप समूह। कैसे लिखेंगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग, ठीक है, को, अरे यार, लक्षद्वीप को किससे अलग करता है भाई, मालदीव से अलग करता है, ठीक है, मालदीव से अलग करता है। यहां तक सारी चीजें हैं, ठीक है। ऊपर मैंने 8 डिग्री लिख दिया, ये देखो यहां पे बताया ना 8 डिग्री, 8 डिग्री नहीं आएगा, 10 डिग्री आएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। हो जाती है कई बार जल्दी जल्दी चलने में गलतियां, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और ये पढ़ लेना भाई, सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी है, देखो ये भी लिख दिया है, देखो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत बोला गया है पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र मुख क्या होते हैं। तो पश्चिमी घाट की यहाँ पे बात कर रही है, आप सभी जानते हैं भारत का एक पूर्वी घाट है और एक पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट की ये बात कर रहा है, और पश्चिमी घाट के बारे में हम देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर चलते हैं। पर्वत चोटी या फिर खान, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट में प्रचलित जो केंद्र मुख होते हैं ये क्या होते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पर्वत चोटी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए यहां से देख लेते हैं। कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पर्वत चोटी है। केंद्र मुख का अर्थ है कन्नड़ भाषा में घोड़े जैसी मुख होता है, ठीक है। ये जो केंद्र मुख है ना, ये कर्नाटक में स्थित है, पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पर्वत चोटी है, ठीक है। और केंद्र मुख का मतलब क्या होता है, तो केंद्र मुख का कन्नड़ भाषा में जो है मतलब होता है घोड़े जैसा मुंह वाला, ठीक है, क्योंकि इसकी आकृति घोड़े के चेहरे के समान है। यह चोटी 1892 मीटर ऊंची है और अपने विशाल लौह अयस्क निक्षेपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां से खनिज का निर्यात किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी मैंने यहां पे लिख दिया है पश्चिमी घाट के बारे में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पूर्वी घाट की बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ या फिर महेंद्रपुरी हो जाएगी। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे ना तो वहां पर आपको महेंद्रगिरी दिखेगा, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट डाटा या कुछ आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे तो जिंदागढ़ जो है ये वर्तमान में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहां पे इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है जिंदागढ़ का, ठीक है। तो ये देखो अनाईमुड़ी 2695 मीटर केरल की इडुक्की जिले में स्थित, यह न केवल पश्चिमी घाट बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है मेरे भाई, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में महेंद्रगिरी 1501 मीटर का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान भौगोलिक आंकड़ों के जो है कक्षा 11 प्रायद्वीपीय पठार के अनुसार जिंदागढ़ जो है 1690 मीटर सबसे ऊंची है। डोंट वरी, दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो आपको महेंद्रगिरी देगा या फिर आपको जो है जिंदागढ़ देगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद मैंने कुछ और आपके लिए देखो सारी चीजें लिख दी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपका बाहर नहीं जाएगा। आपसे अभी हम देख चुके हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देख चुके हैं, पूर्वी घाट की तो यहीं पे हमने देख ली, देखो हाईलाइट करके आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा हमने, कहाँ गया ये रहा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप क्या बताएंगे, जिंदागढ़ बताएंगे या फिर महेंद्रगिरी बताएंगे, दोनों में से एक ही आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछे नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी तो आप डोडा बेटा बताएंगे। अरावली की पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो आप बताएंगे गुरु शिखर बताएंगे, 1722 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। डोडा बेटा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आराम से पढ़ो बैठ के, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। गुरु शिखर के बारे में भी लिखा है। उद्गम मंडल, ये याद रखना भाई, ये महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है, उद्गम मंडल या फिर ऊटी। उद्गम मंडल शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना हो, ऊटी का नाम सुना होगा, ये एक हिल स्टेशन है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अरावली का विस्तार आप सभी को पता है, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जो है ये फैली हुई है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। सारी कुछ जो है मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर बता दिया है मेरे भाई, ताकि आपको जो है
भटकना ना पड़े कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। अभी हम देख के आए हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर लिखा है, ये रहा देखो, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी। अब देख लो यहाँ पे दोदा बेटा कहां पर है, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अनाईमुड़ी कहां की हो जाएगी, अनाईमुड़ी कहां की हो जाएगी, पश्चिमी घाट की हो जाएगी, ठीक है, पश्चिमी घाट की हो जाएगी। देखो सारी चीजें लिखी है, बस एक ही जगह लिखी है, इसी कारण मैंने, ठीक है ना। ये देखो अनाईमुड़ी कहाँ की हो जाएगी, पश्चिमी घाट की हो जाएगी। पूर्वी घाट की आपसे पूछ ले तो आप महेंद्रगिरी बताएंगे, ठीक है, या फिर जिंदापुर बताएंगे, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ये सोनसोगर यहाँ पे लिखा गया है ना, ये भी एक सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, ठीक है, गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और ये पारसनाथ लिखा गया है, ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार मेरे भाई, ठीक है। छोटे नागपुर पठार कहाँ पर है, तो ये नागपुर से ये मत समझना कि ये जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, झारखंड में है मेरे भाई, पहले मैं भी यही सोचता था, ठीक है, तो ये झारखंड में है, ठीक है ना। पारसनाथ जो है ये जो सबसे ऊंची चोटी है, ये झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। डोडा बेटा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है मेरे भाई आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय मेरे भाई, ठीक है। हर चीज के बारे में आपको जानना होगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है सिंधु और सतलुज नदी, यहां पे लिख देता हूं सिंधु और सतलुज नदी, सतलुज नदी मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय जो है इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इसके बारे में यहां से देख भी लेना। हिमालय का वर्गीकरण पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग को पारस्परिक रूप से पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुमाऊं हिमालय के बारे में भी लिख दिया। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सतलुज और काली नदियों के बीच जो है हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच जो फैला हुआ हिमालय है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। देखो सारी चीज एक ही जगह प्रोवाइड करवा दी है, बस आपको इतना सा काम करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। जरूरी नहीं है जो ये क्वेश्चन मैं यहां पे पूछ रहा हूं, एग्जामिनर भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर आपसे जो है, जो मैंने यहाँ पे ये डिटेल बताई है ना मेरे भाई, ये जो ये डिटेल यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ से कहीं से भी एक लाइन उठाकर आपको क्वेश्चन बना के दे देगा। बस यही मेरा जो है मकसद है कि हर चीज आपको बताना, ताकि कोई भी ऐसी लाइन ना बचे जहां से एग्जामिनर आपसे लाइन पूछ ले और आपको वो चीज ना पता हो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आई होप आपकी तैयारी इस पैटर्न पर काफी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुलर झील हो जाएगी, ठीक है। वुलर झील कहां पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर, J&K के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। भीमताल की बात करूं तो ये नदी कहां पर अवस्थित है, ये यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। लोकटक झील की बात करूं तो ये पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी और मीठे पानी की जो है नदी हो जाएगी। लोकटक झील कहां पर हो जाएगी, मणिपुर के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। नैनीताल के बारे में आप सब कुछ पता है, ये एक हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ के से डिटेल से हम देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह विवर्तनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनी है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की परतों के हिलने से बनी है। स्थित विवर्तनिक प्लेट पड़ा है ना आपने, झेलम नदी
इसमें आकर गिरती है और फिर आगे निकल जाती है, जो इसके पानी को ताज़ा और मीठा बनाए रखती है। लोकटक के बारे में उत्तर पूर्व में भारत की सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील पूछे तो आप जो है मणिपुर यानी कि लोकटक ही बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक ये हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप ये 15 क्वेश्चन नहीं है, ये 15 क्वेश्चन के नाम पे 50 क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा। अगर आप इनको पढ़ लेंगे ना तो यकीन मानिएगा बहुत सारी जो है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें आपको याद भी रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए मेरे भाई। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और बता देता हूं। चलिए, ये हमारी वीडियो सेशन यहाँ पे खत्म हो गई है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए थोड़ी सी एडिशनल चीज बता देता हूं जो आपकी जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं वहां पर लगभग 3000 क्वेश्चन करवाए हैं। कहां पर करवाए हैं? हरियाणा जीके के अंदर करवाए हैं मेरे भाई, और ऐसे ही करवाए हैं जैसे ये डिटेल में यहाँ पर करवा रहा हूँ ना। कोई बच्चा नया हो, जुड़ा हो, उसको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। हरियाणा जीके मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ 3000 क्वेश्चन, और ऐसे ही मैंने डिटेल से वहां पर करवाया जैसे मैं ये क्लास करवा रहा हूं इंडिया जीके की। 3000 का क्वेश्चन का मतलब पता है कितना है? लगभग 5000 क्वेश्चन मैं यहां पर करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही हमारी इंडिया जीके चल रही है। यहां पे टारगेट में कितने क्वेश्चन का है? 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन डिटेल से अगर इसको पढ़ोगे ना तो लगभग 3000 क्वेश्चन आपके यहां पर तैयार हो जाएंगे मेरे भाई। और यकीन मानिएगा ये जो टारगेट मैंने सेट कर रखा है ना, ये टारगेट हमारा खत्म नहीं होगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए एक कड़वी सच्चाई आपको बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि देखो बहुत सारे बच्चे खुश होंगे और बहुत सारे बच्चे दुख भी होंगे। क्यों होंगे भाई? कुछ बच्चों का फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 3 लाख बच्चे हैं। ठीक है, 3 लाख बच्चे हैं जिन्होंने फार्म भरा है भाई। ठीक है, अब 3 लाख बच्चों में से चलिए मान लेते हैं 1 या 1.5 लाख बच्चे जो है वो ऐसे ही फार्म भर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन जो बाकी 1.5 लाख बच गए ना, उनमें से प्योर क्रीम है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, पिछले 1 साल से या 1.5 साल से वो लगातार तैयारी करके आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन नौकरी कितनों को मिलेगी? नौकरी सिर्फ 1.5 लाख में से 5500 ही बच्चों को जो है नौकरी मिलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें से वही है 5500 बच्चे खुश हो जाएंगे और बाकी जो बच गए वो बच्चे दुखी हो जाएंगे और अपनी तकलीफ देंगे कि भाई मेरा जो है भाग्य अच्छा नहीं था या वट जो भी है। ठीक है, उसको आपको नहीं सोचना है उसके बारे में। अभी आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, अभी आपको रियलिटी फील करवा देता हूं उस दिन आपके साथ क्या होने वाला है जब आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो 5500 बच्चों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये बच्चे बहुत खुश होंगे कि भाई हमें तो अपनी जो है मेहनत का फल मिल गया, और कुछ बच्चे जो है दुखी होंगे भाई। क्यों होंगे? उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो कुछ दिन अपने भाग्य को कोसेंगे, यार मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है भाई, ये है वो है। उन चीज़ों को कोसने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कहीं ना कहीं आप में ही कमी थी। जो एग्जाम का लेवल था ना या पैटर्न था, अभी भी आप जो है उस लेवल को टच नहीं कर पाए हो मेरे भाई। यकीन मानिएगा, भाग्य को दोष देना बंद कर दो मेरे भाई। भाग्य में कमी नहीं है, कमी आप में ही है मेरे भाई। ठीक है, जो हम किस्मत को दोष देते हैं ना कि भाई किस्मत में मेरे नहीं लिखा हुआ, यार किस्मत में होता है तो मिल जाता है, नहीं होता भाई। आपके द्वारा जो की गई गलतियां होती है ना, वही उसका आउटपुट होती है जो आपको रिजल्ट देती है मेरे भाई। ठीक है, अभी आप दिन रात घुसे रहते हो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अभी आप मेहनत नहीं करोगे, आउटपुट आपको मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बाद में आप कहोगे किस्मत का दोष था, यार किस्मत में नहीं लिखा। किस्मत का दोष नहीं था मेरे भाई, आपने जो है वो 100% उस समय आपको नहीं दिया। जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने उस समय जो है 100% अपना दिया था। और यहां पर भी कह देता हूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा ना, अभी से बता देता हूं मेरे भाई, अभी कम से कम 4-5 महीने ये मान के चलो कि फाइनल सिलेक्शन में है आपका हरियाणा पुलिस में। ठीक है, अभी बता देता हूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो उनको एक दिन भी छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है। अगर मेरा बड़ा भाई मान के आप सजेशन लोगे कि ठीक है, उस दिन तो आपको और सॉलिड होना है और मजबूत होना है। कब के लिए? 2029 के लिए मेरे भाई। जैसे हरियाणा सरकार ने अपना टारगेट रख रखा है ना 2029 का विजन, तो आपको भी ये मान के चल रहा है 2026 नहीं तो 2029 सही, लेकिन सिलेक्शन तो मेरे भाई लेकर ही रहूंगा मैं। ठीक है, चाहे आप कहीं पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैटर करता है आपका 2029 या 2026 में सिलेक्शन होना चाहिए। और ऐसे ही सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। 2026 के बाद ये नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट आ गया, उसके 6 महीने या 8 महीने या 1 साल आपने ऐसे ही निकाल दिए दोबारा से कि यार छोड़ दो, कब आएगा सीईटी, प्री आएगा, नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ने ना। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये डिटेल से जो चीज़ें मैंने इतनी लिखवाई है ना विश्व और भारत के बारे में, ऐसे ही चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें टाइम मांगती हैं, 1 से 2 साल या 2.5 साल ये चीज़ें मांगती हैं, तब जाके आप 2029 में ऐसे हो जाओगे कि हाँ यहाँ पे सिलेक्शन, मैं कह सकता हूँ दिल ठोक के कह सकता हूँ सिलेक्शन आपका डेफिनेट होएगा मेरे भाई।
समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप पुराने ख्यालात की है, ऐसा नहीं है, पुराने ख्यालात का मतलब मेरा ये है कि आपको अपने अंदर अपडेट करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। पुरानी वो चीज़ें छोड़ दो कि भाई जब एग्जाम आएगा ना उसके 1 साल में ही मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको लगातार चलते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता मेरे भाई, ठीक है। एक ही चीज़ मैं मानता हूं, या तो आपका सिलेक्शन होगा या फिर आप जो है तैयारी छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। इनमें से एक ही चीज हो सकती है। ये चीज नहीं हो सकती कि आप तैयारी छोड़ दो, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दो। ऐसे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये लिख लेना, चाहे कैसे भी कर लेना। किसी भी बड़े टीचर के पास चले जाना, उससे पूछ लेना क्या ये चीज सही है क्या, बिल्कुल ऐसा ही बोलेगा वो चीज सही है भाई, ठीक है। आपको तैयारी छोड़नी पड़ेगी, आपको जो है स्ट्रीम छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, या फिर अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या फिर सिलेक्शन लेना है तो आपको बिना रुके चलना पड़ेगा। धूप में, छाँव में, बारिश में, आंधी में, कोई हो, कुछ मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। बस ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपसे शेयर करनी थी, जो आपको बताना था, आपका सच आपको बताना था। थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर भरनी थी कि अब कुछ बच्चे जाग गए होंगे कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो अभी अंदर आपके अंदर जो आग जागी है ना, इसको कंटिन्यू रखो मेरे भाई, तभी इस चीज़ का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आज का वीडियो सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बस मेरे मोटिवेशन के लिए इतना कर दिया करो, वीडियो को क्या कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो और अपनी फीडबैक दे दिया करो कैसी आपकी तैयारी मेरे साथ जो है हो रही है मेरे भाई, ठीक है। सारा डाटा आपको दूंगा, मेरे एंड से कोई कमी नहीं आएगी। जितना मैंने प्रॉमिस किया था 60 मार्क्स का, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ो। और यकीन मानिएगा अभी भी मेरा पूरा दिन पीडीएफ बनाने में, कंटेंट को वेरीफाई करने में निकल जाता है मेरे भाई, ठीक है। वीडियो सिर्फ 1 या 2 ही बनती है मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मुझे पता है आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यकीन मानिए अगर आपने सही दिशा में स्ट्रगल नहीं किया ना, और आपकी एज चली जाएगी हरियाणा पुलिस में, तो आपका जो स्ट्रगल है ना वो और बढ़ने वाला है मेरे भाई। और वो जो और स्ट्रगल बढ़ेगा ना, वो आपके अंदर क्या क्रिएट करेगा, सिर्फ पैनिक क्रिएट करेगा, सिर्फ जो है आपका जो है डाउट क्रिएट करेगा आपके अपने ऊपर, आपके सेल्फ के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को छोड़ दो, यही आपके लिए बेहतर रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम को, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल हमारा जो है कंप्यूटर का कौन सा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे कुछ बच्चों को मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, पहले हमारी जो है कंप्यूटर की कितनी क्लास चल रही थी, 3 क्लास चल रही थी, ठीक है। बुधवार को चल रही थी, शुक्रवार को चल रही थी और रविवार को चल रही थी, ठीक है। 3 क्लास चल रही थी। यहाँ पे मैं कितने चैप्टर करवा चुका हूँ, 11 चैप्टर मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ। अब जो है 4-5 चैप्टर हम कौन से करेंगे, सी करेंगे, C++ करेंगे, जावा करेंगे, पाइथन करेंगे, और कौन सा करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर करेंगे। ये मोटे मोटे हम सब्जेक्ट कर लेंगे। और ये सब्जेक्ट हम जो है डिटेल से नहीं करेंगे, सिर्फ उतनी ही करेंगे जितना जो है एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। कोडिंग मैं नहीं करवाऊंगा, कभी आपको लगे कोडिंग करवाएगा भाई, ठीक है, कोडिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है HSSC के लिए आपको बेसिक जो है लैंग्वेज आनी चाहिए, ना कि आपको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक जीके आपकी होगी ना C++ में, जैसे कि एरर आ जाए तो क्या लगते हैं, मतलब टू द पॉइंट हम बात करेंगे, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई। और इतने पेज रखेंगे कि एक ही क्लास में आपका हो जाएगा। तो कल शुक्रवार को हम पहली लैंग्वेज करेंगे जिसका नाम है C लैंग्वेज मेरे भाई, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे हम कहाँ देखेंगे, वो सारे हम रविवार को देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे हमारा शेड्यूल चलेंगे। बहुत जल्द हमारी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद कंप्यूटर के बाद जो है हमारी साइंस स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये जानकारी देनी आपको बेहद जरूरी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।